नमस्ते मित्रों। आरएफ हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी, और इस हिंदी में हम आपको पढ़ाते हैं, चारों सेमेस्टर की हिंदी में आपको पढ़ाता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण। सबसे बड़ी एक समस्या आपने देखा होगा कि लिंग का निर्धारण करना बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन सा लिंग कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये वस्तु का अगर ये नाम है तो इसका लिंग क्या होगा। इस प्रकार की समस्याएं ज्यादा होती हैं। तो आप कहीं मत जाइए, एक सामान्य सी चीज है जिसको आपको अध्ययन करना होगा कि लिंग निर्धारण कैसे किया जा सकता है, यानी लिंगों का जो निर्धारण किया जाता है वह किस प्रकार से किया जाएगा, जिसको आप भी बड़े आसानी से, बड़े सरलता, बड़े सहजता में आसानी से हल करने का काम करेंगे। तो आज हम समझते हैं कि लिंग निर्धारण का, संज्ञा शब्दों का लिंग, संज्ञा जो शब्द हैं उन संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे करने का काम किया जाएगा। तो अगर आपका ये उत्तर प्रश्न बनाता है तो आपका एक उत्तर होगा, हिंदी में सभी संज्ञा शब्दों को, हिंदी में सभी संज्ञा, हिंदी में सभी संज्ञा शब्दों को दो लिंगों में बांटा गया है। दो लिंगों में बांटा, दो लिंगों में बांटा गया। पहली बात कहता है कि हिंदी में जितने भी संज्ञा शब्द हैं, उसने कहा लिंग निर्धारण करने की प्रक्रिया जो बता रहा है, कहता है कि हिंदी में जो भी संज्ञा शब्द है इन सारे के सारे संज्ञा शब्दों को कृपया सिर्फ दो ही लिंगों में बांटने का काम किया गया है। इनको दो लिंगों में बांटने का काम किया गया है। तो पहला कहता है, पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है, पहला स्त्रीलिंग होता है और दूसरा होता है पुल्लिंग। देखिए कहता है कि संज्ञा शब्दों के द्वारा लिंग का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। अगर ये प्रश्न आपका बनता है तो आपका उत्तर है, कहता है कि हिंदी में सभी शब्द, हिंदी में सभी शब्द, सभी शब्द संज्ञा शब्दों को सिर्फ दो भागों में बांटा गया है। यानी हिंदी के जो भी शब्द हैं उन हिंदी के शब्दों को मात्र दो भागों में बांटने का काम किया गया है। वह दो लिंग या दो भाग कौन कौन से हैं? दो लिंगों में बांटने का काम किया गया है। वह दो लिंग कौन कौन से हैं? एक स्त्रीलिंग होता है और दूसरा पुल्लिंग होता है। तो दो भागों में, दो लिंगों में बांटने, जितने भी संज्ञा के शब्द हैं इन सारे के सारे शब्दों को दो लिंगों में बांटने का काम किया गया है। पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। तीसरी बात कहता है निर्जीव पदार्थों का, निर्जीव पदार्थों का लिंग निर्धारण करने में, लिंग निर्धारण करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसने एक बात और कहा, कहता है संज्ञा शब्दों का जो लिंग निर्धारण किया है तो कैसे किया? उसने कहा जितने भी संज्ञा शब्द है, जितने भी संज्ञा शब्द हैं इन संज्ञा शब्दों को मात्र दो भागों में बांटा गया है, यानी दो लिंगों में बांटने का काम किया गया है। वो दो लिंग कौन से हैं? एक स्त्रीलिंग होगा और एक पुल्लिंग होगा, दो भाग। अगली बात कहता है लेकिन एक समस्या और आती है, भाई स्त्री को स्त्रीलिंग में बांट लिया, पुल्लिंग को पुल्लिंग में बांट लिया, लेकिन कहता है कि जो वस्तुएं निर्जीव होती है
उन निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण करने में काफी कठिनाई, काफी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। तो निर्जीव वस्तुओं का लिंग किस प्रकार निर्धारण करने का काम किया जाएगा? कठिनाई होती है, यानी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो अगली बात उसने ये क्या रखने का काम किया हुआ है, किंतु व्यवहार रूप, कहता है व्यवहार से पता चलता है कि यह कौन सा लिंग है। तो व्यवहार से यह पता चलने का काम करता है कि कौन सा लिंग है, या ये कहना चाहता, देखिए जब निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण करना होता है तो उसमें समस्या होती है, जाहिर सी बात है। तो कहता है कि जब उनका निर्धारण करने में समस्या का सामना होता है तो उनका निर्धारण आखिरकार कैसे किया जाएगा, वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो उसने कहा, कहता है कि व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने मात्र से यह स्पष्ट हो जाने का काम करता है इसका कौन सा लिंग है, यह स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होने का काम करेगा, ये चीज स्पष्ट करने का काम ये करता है। और दूसरी बात कहता है, दूसरी चीज कहता है, लिंग निर्धारण के लिए, लिंग निर्धारण के लिए, कहता है लिंग निर्धारण के लिए हिंदी में कोई, लिंग निर्धारण के लिए हिंदी में कोई निश्चित, हिंदी में कोई निश्चित नियम या नियमावली नहीं होती, नियमावली नहीं होती है। दूसरी बात क्या, देखिए ये कहता है इस तरह से लिंगों का निर्धारण किया जा सकता। कहता है ये प्रश्न आपका है कि संज्ञा शब्दों का लिंग किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा। उसने बता रखा है कि संज्ञा शब्दों के लिंग को निर्धारण करने के लिए, कहता है संज्ञा शब्दों को, हिंदी के संज्ञा शब्दों को मात्र दो भागों में बांटने का काम किया गया है, यानी दो लिंगों में बांटने का काम किया गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कहता है इन शब्दों को दो भागों में बांटने का काम किया गया है, दो लिंगों में बांटने का काम किया गया है। पहला शब्द है स्त्रीलिंग और दूसरा शब्द होता है पुल्लिंग। अगली बात कहता है, लेकिन ये तो संज्ञा शब्दों का क्लियर हो जाता है। एक बात समस्या आती, कहता है जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण करने में काफी समस्या होती है। ये कौन सा लिंग होगा, किस लिंग है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कहता है कि निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण करने के लिए मानव क्या करता है, व्यवहार करता है। तो व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने मात्र से यह पता चल जाने का काम करता है कि यह जो वस्तु है यह किस लिंग की है, यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इन चीजों को क्लियर करने का काम व्यवहार में प्रयोग करने के बाद ही उसका लिंग निर्धारण करने का काम किया है। यानी जो निर्जीव वस्तुएं होती है उस निर्जीव वस्तुओं का व्यवहार में प्रयोग करने मात्र से ही उनके लिंग को निर्धारण करने का काम किया जाता है और उससे स्पष्ट होने का काम करता है इसका लिंग कौन सा है, यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगली बात कहता है लेकिन व्यवहार से पता चल जाता है कि कौन सा लिंग होने का काम किया हुआ है। अगली बात कहता है कि लिंग निर्धारण करने के लिए, यानी जो स्त्रीलिंग है, जो पुल्लिंग है, जो भी कोई लिंग है, कहता है इसे हिंदी में लिंग का निर्धारण करने के लिए इसके कोई नियम या नियमावली नहीं है। कहता है कि लिंग का निर्धारण करने के लिए कोई नियमावली नहीं है। लेकिन एक बात कहता है, उसने एक बात कह रखने का काम किया हुआ है। बात ये कह रखा है, इससे कहता इनके लिंग को निर्धारण करने के लिए, कहता है इनके कुछ नियम हैं। कहता है कि लिंग निर्धारण करने के कुछ नियम है।
इसके यानी संज्ञा शब्दों का जो लिंग निर्धारण करने का काम किया जाता है, उन संज्ञा शब्दों के लिंग को निर्धारण करने के कुछ नियम है, 7-8 नियम उसमें बताए गए हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि जो संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण करने का काम किया जाता है वह किस प्रकार करने का काम, इसका कोई नियमावली नहीं है, लेकिन कहता है कि इसके कुछ नियम है, 7-8 इसके नियम है, उन नियमों को आप समझ लें। यानी हिंदी में संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण करने के लिए कुछ नियम है, उन नियमों को आप समझिएगा। कहता है वह नियम क्या है, तो आप समझिए। कहता है नियम 1, नियम 1, पहले नियम को आप समझिए। पहले नियम ये कहता है, ये लिंग निर्धारण में पहला नियम ये कहता है कि संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों को, संस्कृत के पुल्लिंग, संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों को हिंदी में, संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों को हिंदी में भी पुल्लिंग माना जाता है, हिंदी में भी पुल्लिंग माना जाता है। और संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्दों को, स्त्रीलिंग शब्दों को, संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्दों को हिंदी में स्त्रीलिंग माना जाता है, माना जाता है। देखिए दो चीज कहता है, एक बात उसने कह रखा, उसका जो नियम है, उसका ये नियम कहता है, नियम पहले ने बताया है कि संस्कृत के जो पुल्लिंग शब्द है, यानी संस्कृत भाषा में जो पुल्लिंग शब्द है उनको हिंदी में भी पुल्लिंग माना जाता है, और संस्कृत भाषा में जो स्त्रीलिंग शब्द है उनको हिंदी में भी स्त्रीलिंग ही मानने का काम किया जाता है। यानी उसके कहने का ये मतलब है कि जो संस्कृत में जो पुल्लिंग है उसको हिंदी में भी पुल्लिंग मानते हैं, संस्कृत में जो स्त्रीलिंग है उसको हिंदी में भी स्त्रीलिंग मानने का काम किया जाता है। ये पहले नियम में कहने का काम करता है। कहता है जैसे संस्कृत में, जैसे संस्कृत में धन, देश, जगत, कहता धन, देश, जगत, ये सब के शब्द क्या है, पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। कहता है जैसे संस्कृत में धन शब्द, देश शब्द, जगत शब्द पुल्लिंग है, तो जो संस्कृत में पुल्लिंग है ये हिंदी में भी पुल्लिंग होगा। यह कहने का काम किया हुआ है कि जो शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होगा वह हिंदी में भी पुल्लिंग होगा, जो शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होगा वह हिंदी में भी स्त्रीलिंग होने का काम करेगा। जैसे संस्कृत में धन, देश, जगत, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो इनका हिंदी में भी पुल्लिंग शब्द में ही प्रयोग करने का काम किया जाता है। और उसी तरह से संस्कृत में कहता है, संस्कृत में सुंदरता, आशा, लता, ये शब्द सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ये शब्द स्त्रीलिंग है। तो कहता है ये जो शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होगा वह हिंदी में भी स्त्रीलिंग होगा, जो संस्कृत में पुल्लिंग होगा वह हिंदी में भी पुल्लिंग होने का काम करेगा।
तो ये है नियम एक। नियम एक में यही सिर्फ कहता है कि जो शब्द हिंदी में जैसे प्रयोग है, यदि वह संस्कृत में स्त्रीलिंग प्रयोग है तो हिंदी में भी स्त्रीलिंग होगा, यदि वह संस्कृत में पुल्लिंग है तो हिंदी में भी वह शब्द क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ये नियम एक कहता है। तो पहले नियम को आपने देखा कि जो संस्कृत में पुल्लिंग थे वह हिंदी में भी पुल्लिंग है, जो संस्कृत में स्त्रीलिंग थे वह हिंदी में भी स्त्रीलिंग है। और नियम दो कहता है, अब यहां इसको मिटा के आप करिए नियम दो। दूसरा नियम क्या कहता है इसका? दूसरा नियम यह कहता है इसका, कहता है हिंदी में ठीक शब्दों के अंत में, हिंदी में ठीक शब्दों के अंत में, हिंदी में ठीक शब्दों के अंत में ता, आ, पन और न आदि प्रत्यय लगाकर, न आदि प्रत्यय लगाकर, न आदि प्रत्यय लगाकर भाव, ये भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। निर्माण होता। देखिए दूसरा नियम, पहले नियम में आपने ये जाना, पहले नियम में कि संस्कृत में जैसा शब्द जो प्रयोग होगा, यदि संस्कृत में स्त्रीलिंग है तो हिंदी में भी स्त्रीलिंग होगा, संस्कृत में अगर पुल्लिंग है तो हिंदी में पुल्लिंग होगा। अब दूसरा नियम इसका ये कहता है कि हिंदी के ठीक शब्दों के अंत में, यानी हिंदी के शब्दों के अंत में कहता है ता, आ, पन, न आदि प्रत्यय लगाकर, इन सब शब्दों का, इन प्रत्ययों को लगाकर एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। कहता है इन प्रत्ययों को लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने का काम किया जाता है। जैसे बच, और इसमें अगर प्रत्यय लगा दिया जाए पन तो ये शब्द बनाएगा बचपन, यही बना रहा है। और अगला कहता है अगर ता शब्द लगा दिया जाए, बूढ़ा शब्द में ता शब्द प्रत्यय लगा दिया जाए, बूढ़ा शब्द में ता प्रत्यय लगा देने का काम किया जाए तो शब्द बनेगा बुढ़ापा। और अगला कहता है मोट शब्द में आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो होगा मोटा। और यदि लेन और देन, लेन और दे में न प्रत्यय लगा दिया जाए तो होगा लेन, लेन और देन। ये कहता है नियम दूसरा, ये कहता है कि कुछ प्रत्ययों को लगा करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। उसने कहा नियम दूसरे में कि कुछ नियमों को लगा करके, कुछ प्रत्यय को लगा करके, हिंदी के शब्दों में कुछ प्रत्यय को लगा करके, ये इनके प्रत्यय लगा करके संज्ञा शब्दों का निर्माण करने का काम किया जा सकता है। तो ये रहा आपका नियम दूसरा, ये रहा नियम दूसरा। अब आप पढ़िए नियम 3 को। तीसरा नियम क्या कहता है आपका?
नियम तीसरा पढ़िए। तो तीसरा नियम ये कहता है, तीसरा नियम यह कहता है, हिंदी में जिन शब्दों के अंत में, हिंदी में जिन शब्दों के अंत में, हिंदी में जिन शब्दों के अंत में, हिंदी में जिन शब्दों के अंत में आई, हट, आई, हट, वट प्रत्यय लगाकर, वट प्रत्यय, वट प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, भाववाचक संज्ञा बनाई, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे कहता है, जैसे बड़ा शब्द में आई प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा बड़ाई। उसी तरह से अच्छा शब्द में, अच्छा शब्द में आई प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा अच्छाई। वैसे ही बना शब्द में वट प्रत्यय लगा दिया जाए तो शब्द बनेगा बनावट। वैसे ही घबरा में अगर हट प्रत्यय लगा दिया जाए तो शब्द बनेगा घबराहट। ये देखिए, कहता है नियम तीसरा ये कह रखा है कि हिंदी में जिन शब्दों के अंत में, कहता है हिंदी में कोई ऐसा शब्द हो जिनके शब्द में आई प्रत्यय लगा हो, हट प्रत्यय लगा हो, वट प्रत्यय लगा हो, इनको लगा करके वह भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। यानी आई, वट और हट प्रत्यय को लगा करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है, यानी एक भाव का बोध कराने का काम करता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहता है जैसे बड़ा शब्द में अगर आई प्रत्यय लगा दिया तो एक भाव बन गया बड़ाई का। अच्छा शब्द में आई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनाया अच्छाई शब्द बना। बना शब्द में वट प्रत्यय जोड़ा तो एक शब्द बनाया बनावट। घबरा शब्द में हट प्रत्यय बना दिया तो शब्द बन गया घबराहट। ये रहा आपका नियम नंबर 4। नियम, ये तीसरा नियम था। ये 3 नियम आपने पढ़ा। अब आप पढ़िए नियम 4 को। नियम 4 को पढ़िए। 4 में क्या कहता है? महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के, ग्रहों के, ग्रहों के, पर्वतों के, पर्वतों के नाम, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ये सब पुल्लिंग होते हैं। कहता है जैसे, जैसे कहता है जैसे महीनों के नाम, महीनों के नाम क्या है? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे करके ये सब क्या है? महीनों के नाम है। दिनों के नाम है सोम, मंगल, बुध, ये सब क्या है? दिनों के नाम है। देखो एक चीज है, तो वार शब्द लिखा, वार का मतलब होता है दिन, वार मीन्स होता है दिन, इसलिए मैंने कहा सोम, मंगल, बुध, ऐसे जो भी कुछ है ये सब के सब
पुल्लिंग होने का काम किए हुए हैं। और कहता है राहु, केतु, ये सब ग्रहों के जो नाम है, ग्रह के नाम क्या है? राहु, केतु इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। कहता जैसे हिमालय, विंध्याचल, कहता है हिमालय, विंध्याचल इत्यादि पर्वतों के नाम जो होते हैं, ये सब के सब पुल्लिंग में आने का काम करते हैं। कहता है किंतु नदियों और झीलों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, नक्षत्रों के नाम, ये सब के सब स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कभी कभी एक अपवाद भी मिल जाता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कभी कभी एक अपवाद भी मिल जाने का काम करता है। जैसे ये हिमालय का हो गया। कहता है अब यहां देखिए नदियों के नाम, यहां से अलग कर लीजिए, नदियों के नाम और झीलों, तिथियों, नदियों के नाम, झीलों के नाम, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम और नक्षत्रों के नक्षत्रों के, ये सब के सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। यानी ये सब को क्या होते हैं? ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम, झीलों के नाम, नक्षत्रों के नाम और तिथियों के नाम, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में यहां आपको कर ले नदियों के नाम में, नदियों के नाम में जैसे क्या है? गंगा, गोदावरी, गोदावरी, ये क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम अगर ले लिया जाए तो तिथियों के नाम क्या है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब के सब क्या है? सब स्त्रीलिंग मिलेंगे आपको। अच्छा, कहता है नक्षत्रों के नाम अगर ले लिया जाए तो अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी इत्यादि जो भी जितने 27 नक्षत्र हैं, ये सब के सब नक्षत्र क्या है? स्त्रीलिंग आपको मिलने का काम करेंगे। तो ये आपका रहा नियम नंबर 4। दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, पर्वतों के नाम, सबके सब पुल्लिंग होते हैं। कहता है नदियों के नाम, झीलों के नाम, तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, ये सब के सब स्त्रीलिंग होने का काम करते हैं। तो ये आपने पढ़ा नियम नंबर 4 को। ये रहा आपका नियम नंबर 4। अब हम आगे आपको पढ़ेंगे नियम नंबर 5 को। नियम 5 को कि 5वां नियम क्या कहता है? 5वां नियम इसका ये कहता है, 5वां नियम ये कह रखा है संस्कृत में कुछ स्त्रीलिंग शब्द, संस्कृत में कुछ स्त्रीलिंग शब्द, संस्कृत में कुछ स्त्रीलिंग शब्द हिंदी में पुल्लिंग और संस्कृत में पुल्लिंग। कहता है हिंदी में पुल्लिंग और संस्कृत में कुछ पुल्लिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग होते हैं। संस्कृत में कुछ पुल्लिंग शब्द, कहता है कुछ पुल्लिंग शब्द हिंदी में, कहता है ये हिंदी में इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में होने का काम करता रहता है। तो इनका प्रयोग जो होता है
ये स्त्रीलिंग प्रयोग होने लगता है। पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग होता है। देखिए, ये नियम 5वां कहता है, जो लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है, उस लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में नियम नंबर 5 ये कहता है कि संस्कृत में कुछ स्त्रीलिंग शब्द ऐसे होते हैं कि संस्कृत के कुछ स्त्रीलिंग शब्द ऐसे होने का काम करते हैं। शब्द हिंदी में पुल्लिंग और संस्कृत में कुछ पुल्लिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयोग होने लगते हैं। कुछ हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं स्त्रीलिंग में, कुछ संस्कृत के पुल्लिंग में प्रयोग होने लगते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया नियम नंबर 5 बताने का काम करता है। वह कहता है, ये नियम नंबर 5 कहता है। और नियम इसका 6ठा कहता है। नियम नंबर 6 क्या कहता है उसको जरा देखिए। नियम नंबर 6ठा ये कहता है, संस्कृत के नपुंसक लिंग संस्कृत के नपुंसक लिंग हिंदी में, संस्कृत के नपुंसक लिंग हिंदी में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कहता, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों के प्रयोग में आते हैं। दोनों के प्रयोग में, दोनों के। देखिए, नियम नंबर 6 कहता है कि संस्कृत के नपुंसक लिंग, उसने कहा कि जो संस्कृत के जो नपुंसक लिंग होते हैं वह हिंदी में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कहता। संस्कृत के जो नपुंसक लिंग होते हैं वे संस्कृत के नपुंसक लिंग हिंदी में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होने लगते हैं, या दोनों में उनका प्रयोग करने का काम किया जाता है, चाहे संस्कृत ये स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है। जैसे कहता है, जैसे ऋतु, वायु, संतान, ऋतु, वायु, संतान और राशि इत्यादि। तो आपने पढ़ा, इन 6 नियमों को आपने पढ़ने का काम किया, और अगली वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होने का काम करेगा। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।